अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 का लेक्चर 6 स्टार्ट कर दिया जी हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पहले किया था हमने, कोई इसमें मसला तो नहीं रह गया? उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 का बी पार्ट, उसमें कोई मसला रह गया हो? चलो, 6 आपको होमवर्क में दिया था। चलो इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले ना मेरा दिल कर रहा है कि छोटी सी एग्जाम्पल करें। एक वैसे ही ज़रा दिल कर रहा है कि एग्जाम्पल आपके साथ करने का, ठीक है? एग्जाम्पल है ये, वैसे FAR 1 की एग्जाम्पल है जो आप वहाँ पे करते हैं, ठीक है ना? मतलब पढ़ के आते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई नहीं, ये नहीं आप बोझ ले लेना, तो पढ़ के आते हैं। जो पढ़ के आए हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं पढ़ के आए वो पढ़ लेंगे, सादा सी बात है, ठीक है? कॉलेज वालों ने ऊपर IK वालों ने आगे कहा कि जो कैंटीन आपने बनाई हुई है ना, ये वाली कैंटीन नहीं चलेगी, ईंटों वाली पक्की कैंटीन बनाएं आप, ठीक है जी? तो कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन। अच्छा यार, मिसाल तो बनाने दिया करो। अब ये कैंटीन बिल्डिंग बनेगी ना, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी? अब जो बाहर जनरेटर लगे हुए हैं ना जी, उनमें से एक जनरेटर जो है वो तकरीबन जो 2 महीने आपके ऑफ रहे, या प्लानिंग चल रही है ना, अब आगे जब सेशन ऑफ होगा, ठीक है, तो फरवरी मार्च में जो 2 महीने आपके ऑफ रही क्लासेस, उन 2 महीनों में जनरेटर जो है, बिजली किसी वजह से ख़राब होगी लेट से, ठीक है? बिजली होती, यहाँ बिजली है ही नहीं लेट से, ठीक है? तो वो जनरेटर जो है वो 2 महीने तक क्लासेस के लिए यूज़ नहीं हुआ, बल्कि 2 महीने तक 2 जनरेटर है ना, एक PRC वाला PRC के लिए यूज़ हो रहा था, जो कैफ वाला था, कैफ की क्लासेस ऑफ थी, तो वो वाला जनरेटर 2 महीने तक इस कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता रहा, ठीक है? तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है जी? जनरेटर वॉज यूज्ड फॉर 2 महीने, ठीक है ना? 2 महीने, ठीक है, 2 months इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैंटीन, ठीक है जी? अगली बात, ये पहला पॉइंट हो गया इस एग्जाम्पल का, ये दूसरा पॉइंट हो गया एग्जाम्पल का। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल का ये है जी, कॉस्ट ऑफ जनरेटर जो है, कॉस्ट ऑफ जनरेटर इज ₹3 million and useful life is 5 years। कोई रेजल वैल्यू वगैरह नहीं है। अब अगर ये वाली चीज़ बीच में से निकाल दें तो सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या बनता है कि आपका जनरेटर डेप्रीशिएट होगा, उसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ जनरेटर क्रेडिट, ठीक है जी? अब 3 million 1000 में कर देते हैं, ठीक है ना? ₹3000, तो 3000 रुपीज़ कॉस्ट थी, डिवाइड किया आपने इसको 5 से, आंसर क्या आता है? 600। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, P&L का एक्सपेंस है, कॉलेज वालों का एक्सपेंस हो गया, ठीक है? लेकिन अगर 2 महीने ये जनरेटर, पूरे साल में से 2 महीने ये जनरेटर बिल्डिंग की, कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ और बाकी 10 महीने कॉलेज के लिए देखो ना, मिसाल के तौर पे अगले सेशन में भी 2 महीने जो है वो क्लासेस ऑफ रही, लेकिन कैंटीन नहीं बन रही थी, तो वो 2 महीने की डेप्रिसिएशन तो नहीं ना रुकती, वो तो P&L में एक्सपेंस ही बनेगी, उसकी बात तो नहीं हो रही। बात उन 2 महीनों की हो रही है जिन 2 महीनों के अंदर जनरेटर जो है वो कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ। तो अगर ये सिचुएशन आ जाए तो फिर क्या ये एंट्री ठीक है? क्या सारी डेप्रीसिएशन P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस चार्ज होनी चाहिए? हमने ये पढ़ा था, वैसे तो इंटेंजिबल में भी ये बात पढ़ाई थी जब कॉस्ट की बात कर रहे थे, कि अगर आपका कोई एसेट किसी दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो गया है, तो आपका वो एसेट जो इस्तेमाल हुआ है उसकी उतने अरसे की डेप्रिसिएशन, जितने अरसे वो नया एसेट बनाने में इस्तेमाल हुआ है, उतने अरसे की डेप्रिसिएशन को उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, P&L में एक्सपेंस आउट नहीं करना। तो अगर ये सिचुएशन बन गई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें से सिर्फ 10 महीने की डेप्रीसिएशन जो है वो एक्सपेंस में जा सकती है, और बाकी जो है वो कैंटीन यानी PPE, बिल्डिंग ऑफ
कैंटीन में यानी पीपीई में ऐड करनी है, ठीक है। तो आंसर क्या आता है वैसे, चलो मैं पीपीई लिख दूं ज़रा कैंटीन की बजाय, मैंने लिखा था ना ब्रैकेट में पीपीई, हाँ ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ये वही डेप्रीसिएशन, ठीक है, जो पूरे साल की बनती है। अगर एक बार आप फिगर निकाल के लिख लेते तो उसी के ऊपर फ्रैक्शन लगा देते, बहरहाल कोई मसला नहीं, अब नहीं निकाल के रखा था जी। तो 3000 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 5 करें तो पूरे साल की डेप्शन आती है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे साल की डेप्शन पीएनएल में नहीं जानी, बल्कि इसमें से 2 महीने की डेप्रीसिएशन जो है वो कितना बनता है, 500 पीएनएल में डाल दो एक्सपेंस, और 100 रुपया आप कैंटीन की कॉस्ट में, जहाँ पे मटेरियल, लेबर, एफओएच लग रहे होंगे, वहाँ पर ये डेप्रीसिएशन ऑफ जनरेटर भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ये बात समझ आती है और सही है। चल, ये एक एग्जांपल थी आपके साथ जो थोड़ी सी डिस्कस की जी। स्टूडेंट जी, बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 500 रुपया। कौन से ऑपरेटिंग, और मैंने तो सिर्फ एक डेप्शन की बात की यार। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके उस जनरेटर को चलाने वाले, जाहिर सी बात है वो भी उसी में ही आ जाएंगे। मैंने तो एक मिसाल ली ना कि इसकी डेप्शन का क्या करना है, तो इसका फ्यूल तो वैसे ही यहीं पर ही लग रहा होना है यार। तो फ्यूल किस लिए लगा है, किस लिए चल रहा है जनरेटर, कैंटीन बनाने के लिए, तो बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे। लेकिन मेरा इस वक्त मकसद असल में जो एग्जाम्पल है ना, जो जिस तरह से ये 2-3 जगह इस्तेमाल हुई है सवालों के अंदर पास पेपर्स में, तो वो इस तरह के एसेट्स नहीं है जिनके ऑपरेशन पे कोई कॉस्ट आ रही हो। जैसे अभी इस सवाल के अंदर आपने होमवर्क में देखा होगा, आपने एक वो लैब इक्विपमेंट लिया है। अब लैब इक्विपमेंट, वो माइक्रोस्कोप जो पड़ा हुआ है, अब उसको आमतौर पे बिजली भी नहीं चाहिए होती चलाने की, वो लेके आ गए हैं, अब उसकी सिर्फ डेप्शन है। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि बताया ना, तो सिर्फ डेप्शन बताई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जनरेटर जो चलेगा उस पर 2 महीने फ्यूल लगेगा। ये 2 महीने की फ्यूल कॉस्ट भी किस में डालोगे आप, जब डेप्रीसिएशन आप इस जनरेटर की इधर डाल रहे हो तो इसके चलने का खर्चा भी इधर ही डालना है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा जी भाई, सही है। चलें आप सवाल पे जाएं। ओके ओके ओके। OL कमेंस्ड रिसर्च वर्क कमेंस किया इन्होंने ऑन 1 जुलाई 13। ईयर एंड हमारा है 30 जून 15। अच्छा, ये तो पिछले साल की बात हो रही है, ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे करके लिख लेते हैं जी। 1 जुलाई 13 पे इन्होंने काम शुरू कर दिया, ठीक है जी। और फिर 30 जून 13 आया होगा, फिर 30 जून 14 भी आ गया, ठीक है। 30 जून 13 तो पहले आने दो, सॉरी 14 आया होगा, और फिर 30 जून, हाँ तो 2 साल है ना, ठीक है जी। ये जनाब 30 जून 2014 आ गया और 30 जून 2015 आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम, रिसर्च शुरू कर दिया इन्होंने 1 जुलाई 13 पे। हम तो इस तरह से नहीं ना लिखते पर्चे में, हम तो डेट्स लिखते हैं, पता है ना आपको। तो रिसर्च स्टार्टेड आपने लिख लिया 1 जुलाई 13 एंड एंटर डेवलपमेंट फेज ऑन 1 जुलाई 14। अच्छा जी, तो रिसर्च शुरू की है इन्होंने 1 जनवरी पर, जुलाई पर, और डेवलपमेंट शुरू हुई है इधर 1 जुलाई 14 पर, ठीक है जी। आगे कहता है इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। भाई इतना सवाल था, आगे तो मैंने कुछ ब्लैक करके भेजा था ना, ठीक है। अब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, इस पूरे साल में ये खर्चे हुए हैं जी। कौन कौन से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। भाई चाहे रिसर्च है चाहे डेवलपमेंट है, धोखा नहीं खाना। डेवलपमेंट भी है तो वो कौन सी है, 30 जून 14 वाले साल में। तो देखो ना, मैंने येलो कलर रखा हुआ है ना रिसर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया कब मेट हो रहा है, वो कह रहा है क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल हैव बीन मेट, द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम। अच्छा, अब देखो ये कल वाली बात फिर काम आ रही है। कमर्शियल प्रोडक्शन किस दिन स्टार्ट हो रही है, 1 जनवरी 2000। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 31 दिसंबर 2014 पर ये, चलो 1 जनवरी लिखते हैं जो डेट आ रही है, 1 जनवरी 2015 पे ये इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया होगा। अब 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक 6 महीने डेवलपमेंट चली है। सवाल कह रहा है क्राइटेरिया मेट है, किस दिन मेट है ये नहीं बताया,
तो फिर सिंपल जिस दिन से डेवलपमेंट शुरू, यानी कि ये बात ना भी लिखता तो हम अल्टीमेटली यही अजम्पशन लेते कि अगर डेवलपमेंट के बारे में नहीं बता रहा तो ये डेवलपमेंट अच्छी वाली डेवलपमेंट है, ठीक है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि इस दिन इंटेंजिबल कंप्लीट हो गया और इस दिन ये जो नई प्रोडक्ट इन्होंने बना ली है, जो इन्होंने वो हनी वाला पिज़्ज़ा बनाया था, ठीक है, वो पिज़्ज़ा गुड़ वाला, ठीक है, उसमें हनी भी डाला था हमने, ठीक है, तो ये गुड़ वाला पिज़्ज़ा जो है ये तजर्बे करने के बाद कामयाब हो गया और ये उन्होंने फार्मूला रेसिपी जो है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी है और अब वो उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं कमर्शियल लेवल पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर वो डिज़ाइन, वो प्रोडक्ट, वो पेटेंट, वो फार्मूला, वो जो भी चीज़ थी वो तैयार हो गई थी 31 दिसंबर 2014 पे, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ये वाला पिज़्ज़ा जो है ये 10 साल तक हम बनाते रहेंगे। तो ये क्या है, उस इंटेंजिबल की यूज़फुल लाइफ जिस पे अमोर्टाइज करेंगे, बस कहानी खत्म होगी। चलो अब बच्चों इस 8 मिलियन की बात करें तो ये चाहे रिसर्च है चाहे डेवलपमेंट है, ये एक्सपेंस आउट ही होगा क्योंकि इस साल में तो क्राइटेरिया मीट ही नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इस साल के अंदर कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट, इसका क्या करें, ये तो इंटेंजिबल है ही नहीं, ये कॉस्ट, ये एक्सपेंस होने वाली कॉस्ट भी नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड, तो कोई बात नहीं। अभी तो जनरेटर वाली एग्जांपल इसीलिए करवाई कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, भाई आपने तजर्बे करने हैं तो आपको लैब में कुछ इक्विपमेंट चाहिए था, अब वो इक्विपमेंट आप ले आए। अब अगर तो वो इक्विपमेंट इसी साल के अंदर ही इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है तो एक्सपेंस बनता है, लेकिन उसने स्टार लगा के नीचे क्या लिखा, ये 1 जनवरी 2014 को खरीदा गया है, ठीक है, और इसकी लाइफ 5 साल है। मतलब इसको खरीदने के बाद हमने इसको इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर रख देंगे, फिर किसी और प्रोजेक्ट पे जब यूज़ करेंगे तो उसकी डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर देंगे, लेकिन जितना अरसा इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल हुआ उतना अरसा इसकी डेप्रिसिएशन इसी प्रोजेक्ट को चार्ज होनी चाहिए। ये बात समझ आती है। जैसे कैंटीन टेंजिबल बन रहा था तो एक टेंजिबल यूज़ हुआ, कैंटीन बनाने में कोई इनटेंजिबल यूज़ हुआ था तो उसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज होती। ऐसे ही इनटेंजिबल बनाने के लिए कोई टेंजिबल यूज़ हो गया तो इस टेंजिबल की डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनाए, ठीक है। अब अगली बात, डेवलपमेंट डिसाइड को कर लिया था मैंने, निशान नहीं लगाया, डेवलपमेंट अच्छी वाली है जी, ठीक है, तो ग्रीन सिग्नल इसको डायरेक्ट ही दे देंगे, स्काई ब्लू सिग्नल आया ही नहीं बेचारी, ये डेवलपमेंट जो है ये सीधा ही ग्रीन सिग्नल, ठीक है। अब हमने इक्विपमेंट किस दिन खरीदा है, 1 जनवरी 2014, यहां पे बन रहा है। अब ये इक्विपमेंट यहां से अमोर्टाइज होना शुरू हो गया, ठीक है जी, अब सॉरी डेप्रीशिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये डेप्रीशिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, इसने तो डेप्रीशिएट होते जाना है, इसकी तो डेप्रिसिएशन नहीं रुकेगी, डेप्रिसिएशन तो नहीं रुकती, चाहे एसिड वेला भी पड़ा हो, आइडल भी पड़ा हो, तो डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन वाली है, लाइफ दी हुई है और कोई बताया नहीं, तो स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन ये तो नहीं रुकेगी, डेप्रिसिएशन तो सिर्फ रुकती है आउटपुट मेथड वाली। अब अगला सवाल ये आता है कि डेप्रिसिएशन तो इसकी चली और चली जा रही है 6 महीने 14 में और पूरा साल 15 वाले साल में, तो क्या सारी डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज करें? अब उसका जवाब ये है कि जब रिसर्च फेज चल रहा था तो सारे जहान के खर्चे एक्सपेंस में जाने थे, तो उन 6 महीनों की इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस में ही जाएगी। फिर 1 जुलाई 14 से 31 दिसंबर 14 तक के 6 महीनों के खर्चे अगर कैपिटलाइज हो रहे हैं तो इस अरसे की हम इसकी डेप्रिसिएशन भी कैपिटलाइज कर देंगे, और फिर उसके बाद जो आखिरी 6 महीने इक्विपमेंट तो फिर भी डेप्रिशिएट हो रहा होगा, लेकिन वो वाली डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस आउट हो जाएगी, कैपिटलाइज नहीं हो सकती, एसिडी खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इधर देखो, ये डेप्रिसिएशन जो है ये एक्सपेंस आउट होगी, फिर उसके बाद ये डेप्रिसिएशन 6 महीने की जो है ये कैपिटलाइज होगी, इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे, उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, ये अगेन एक्सपेंस आउट होगी। कोई मसला है तो बताएं, ये टेक्निकल था थोड़ा सा, ठीक है, दोनों साल में इसकी डिस्कशन करनी होगी ना, ठीक है, पर मैं तो एंट्रीज करूंगा फिर उसके बाद आपको डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। चलें जी, टोटल का क्या करना है, बस ठीक है, टोटल बस ठीक है, ऊपर अलग अलग दिए हुए हैं, हमने टोटल का क्या करना है, ठीक है, तो सही है ना। तो ये दो कॉस्ट आ गई। अब इसके बारे में, बल्कि मैं यूँ करता हूँ, इसकी एंट्रीज कर देता हूँ ताकि फिर आपको मैं जो है वो
आपको फिर डिस्कशन मैं ज़बानी बोलूँ। डिस्कशन तो आपको पता है एक्सप्लेन वाला सवाल था, मैंने नहीं करनी एक्सप्लेनेशन, वो तो आपने करनी है ना, ठीक है, मैं तो सिर्फ बोलूँगा वो, ठीक है। वैसे किसी बच्चे ने, मैंने क्या कहा था, डिस्कस करके आना, मैंने सिर्फ एंट्रीज का कहा था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पास पेपर 6 है, ठीक है जी। पेज नंबर, नाम क्या है इसका, OL, ठीक है, चलो ज़रा याद रह जाएगा। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, यही पहला साल है ना, इसकी पहले मैंने आपके साथ डिस्कशन थोड़ी सी की है, एंट्रीज कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ इस 8 मिलियन की क्या एंट्री करना चाहेंगे, एक्सपेंस डेबिट। अब आपको रिसर्च डेवलपमेंट, बस सिर्फ एक्सपेंस लिख दो यार, वरना R&D लिख दो, ठीक है जी। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8 से, ठीक है। उसके बाद 4 मिलियन की एंट्री क्या करना पसंद करेंगे, लैब इक्विपमेंट डेबिट, पीपीई लिखना है पीपीई लिख लो, लैब इक्विपमेंट लिखना है वो लिख लो, डेबिट और कैश क्रेडिट, और बस कहानी खत्म। ये कहानी इसीलिए, ठीक है। अब इस 4 मिलियन को डिवाइड करोगे, 4 ही है ना, हाँ, 5 से 1 साल की डेप्शन आ गई, 6 महीने की डेप्शन कहाँ जानी है, क्योंकि ऊपर देखो ना, ऊपर येलो फेज चल रहा है, ये येलो फेज, ये डेप्रीसिएशन भी उसी रूल के हिसाब से, ये अगर रिसर्च फेज से रिलेट कर रही थी तो एक्सपेंस, और अगर डेवलपमेंट फेज चालू था, डेप्रीसिएशन चालू थी तो डेप्रीसिएशन कैपिटलाइज, और अगर खत्म हो गई तो दोबारा से फिर एक्सपेंस, ठीक है। चले, अच्छा जी, तो ये 3 एंट्रीज हैं, कर लें फटाफट। सबसे पहली एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8 मिलियन है। नेक्स्ट इज पीपीई, भाई कह रहे हैं लैब इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, डेबिट कैश क्रेडिट 4 से, ठीक है जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 4 मिलियन का एसेट है, 5 इयर्स लाइफ है, 6/12 करें तो 0.4 की डेप्रीसिएशन आ गई, ठीक है। अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, जस्ट एंट्रीज की हैं, कोई इनमें मसला, एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हो तो आपका 8 रुपये एक्सपेंस में नजर आएगा, 0.4 आएगा। आपका बैलेंस शीट में एक पीपीई नजर आएगा, इनटेंजिबल नहीं, पीपीई लैब इक्विपमेंट अलग पड़ा होगा, 4 माइनस 0.4 करके, ठीक है। और कोई इंटेंजिबल अभी बनना शुरू ही नहीं हुआ, कहानी खत्म, अगर वो एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आता है जी, वो कहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब यही शायद कहना चाह रहा था, एक मिनट, के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये रिसर्च और ये डेवलपमेंट है, ये ऐसे कहे या ना कहे, हमें इससे क्या, R&D दोनों इकट्ठे भी चल रहे हो, मैंने कल बताया था, तब भी क्या है, क्राइटेरिया मीट होने से पहले सारे खर्च, इस साल में क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, इस साल में मीट हो गया, ठीक है जी। पीपीई, ये मतलब ये 4 मिलियन आप कह रहे हैं कि नेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे नजर आ रहा है, नहीं 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 बेटा, वो लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 हमने ये कॉस्ट इनकर की, जिसमें लैब इक्विपमेंट पे ये कॉस्ट इनकर हुई है, डेप्रिशिएट तो नहीं किया हुआ, ठीक है, बुक वैल्यू तो नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, अब अगला साल आता है तो 12 को आपने क्या करना है, इनटेंजिबल बनाना है। अब अगली 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 मुसीबत आपको क्या पड़ेगी कि इस 12 को 6/12 कर दें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट है और क्राइटेरिया मीट हुआ, और इस पूरे साल के अंदर ये 15 था तो डेवलपमेंट के ऊपर ही लगा ना, ये उस तरह का सवाल नहीं है कि आपको बाइफरकेट करना पड़े, सुकून से काम करने वाला था। 12 को क्या करेंगे, कैपिटलाइज, और ट्रायनिंग ऑफ स्टाफ को और कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन को, तो सीधा सीधा ही है यार, इतना आसान सवाल भी हो सकता है यार वैसे, कसम से। चलो अब क्या एंट्रीज बनेंगी, सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 12, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 0.9, रिसर्च एक्सपेंस ट्रेनिंग एक्सपेंस, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 0.6, लेकिन अभी भी इंटेंजिबल, हाँ अभी भी इंटेंजिबल की कॉस्ट पूरी, इंटेंजिबल में 12 भी आ गया, 0.6 भी आ गया, लेकिन इक्विपमेंट की 6 महीने की 0.4 रुपीज़ डेप्शन भी आएगी, तो इंटेंजिबल की कॉस्ट मुकम्मल होगी। और फिर मुकम्मल होगी तो उसके बाद इस इंटेंजिबल ने भी अमोर्टाइज होना है, और इक्विपमेंट के आखिरी 6 महीने फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि उसने नीचे क्या कहा हुआ है, गौर फरमाइए,
गौर फरमाएं तो नीचे उसने कहा हुआ है एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 15, ठीक है। तो 15 के साल पूरे की डिस्कशन करनी है ना, तो पूरे साल में जो जो होना है, ठीक है। तो 12, 9, 6 इसकी एंट्री हो गई। अच्छा, उसके बाद जब आप डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करेंगे तो इक्विपमेंट की डेप्शन की एंट्री तो वो इकट्ठी कर देंगे, जैसे मैंने आपको अभी जनरेटर की एंट्री करवाई है, ठीक है। और फिर इक्विपमेंट को बकाया 6 महीने एक्सपेंस, बल्कि वो तो इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इंटेंजिबल को आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा। शुरू करें जी काम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ये करना नहीं है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आपको समझा रहा हूँ, अभी फिर डिस्कशन करेंगे। अभी तो एक चीज़ को ब्लैक भी किया हुआ है जो गड़बड़ थी थोड़ी सी। अच्छा चले, लेकिन उसका भी जुगाड़ है, कर लेंगे जी। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 12। नेक्स्ट वर्किंग की जगह बना के चलते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 0.9। उसके बाद टेस्ट रन, चलो इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 0.6। अब अभी इंटेंजिबल को मोटाइज नहीं करना, पहले इंटेंजिबल मुकम्मल तो करो। इंटेंजिबल मुकम्मल तब होगा जब 6 महीने की डेप्शन इक्विपमेंट की भी इसमें डल जाए। ये डिसाइड हो चुका है, इसलिए अब दोबारा इस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, ठीक है। तो जैसे बिल्कुल अभी जनरेटर वाली डेप्शन की एंट्री सिखाई ना, बिल्कुल वैसे ही एंट्री करनी है आपको जी। इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ लैब इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी डेप्रीसिएशन है? 4 डिवाइडेड बाय 5, ये तो पूरे साल की है ना, हमें 6/12 चाहिए। 0.4 ही बनेगा। ऐसे ही ये दोबारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, चलो मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ जी 0.4 और ये 0.8 बन गया। अब आपका इंटेंजिबल तैयार है, ठीक है। वो बच्चे कहते होंगे जी वर्क इन प्रोग्रेस पहले बनाते फिर ट्रांसफ़र करते, ठीक है। अगर एक ही साल के अंदर सारा काम हो जाए तो फिर खामखा क्यों टाइम ज़ाया करें। होता ना इंटेंजिबल यहाँ बनना शुरू हो गया था तो फिर मैं वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में शो कर देता। ये तो इसी साल में बना है, अगर कोई करना चाहे तो कर ले। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसको, वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट कर ना लें, बल्कि कर लेते हैं। इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो अब एक ट्रांसफर की एंट्री कराओ। समझ आ गई है ना? चलो आने दो फिर जी। इंटेंजिबल एसेट डेबिट और इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट 12 जमा 0.6 जमा 0.4, ठीक है। तो ये कहीं पे टोटल कर दो, यहाँ पे कर दो 12 प्लस 0.6 प्लस 0.4 जी 13। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इंटेंजिबल की कॉस्ट निकालनी तो वैसे भी थी, चलो निकल आई। बाकी कोई मसला नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अगर ये शुरू होकर ख़त्म भी हो गया है तो ये काम ना भी करते तो चल जाता, ठीक है। सही है। अब कुछ रह गया? हाँ, अब ये इंटेंजिबल तैयार होकर यूज़ हो रहा है तो इसकी अमोर्टाइजेशन है, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब इंटेंजिबल 13 का है और लाइफ इसकी उन्होंने कही थी 10 साल है। ये शेल्फ लाइफ, ठीक है। शेल्फ लाइफ अजीब सा लफ्ज़, ठीक है, बस यूजफुल लाइफ है, ठीक है जी। इंटू 6/12 क्यों? साल के दरमियान में तैयार हुआ है और 1 जनवरी से कमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है, 30 जून तक 6 महीने बनेंगे 2015 वाले साल में जी। 0.65, ठीक है जी। ये जनाब आपकी एंट्रीज़ हैं जो रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन हैं तो सही। बहरहाल कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, तो इसकी पिक्चर ले लें, नोट करने की ज़रूरत तो नहीं है, करना है तो कर लें, पर ये रिक्वायर्ड नहीं था, पर्चे में नहीं करना है ऐसे। अच्छा जी, अब इसकी अगर मैं डिस्कशन करूं तो मैं डिस्कशन क्या करूंगा, ये ज़रा सुन लें।
पहले 15 की डिस्कशन करते हैं, सिर्फ 15 की करते हैं, मांगी भी उसने 15 की थी, खैर ये भी फिर बता दूंगा बाद में। 12 है, फिर 0.9 है, फिर 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। आ जाएं, हम यूँ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इकट्ठा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1 बाय 1 करेंगे ना तो एक एक लाइन के अंदर बात काबू में आती जाएगी। इस 12 को अलग बता देते हैं, फिर इस 0.6 को अलग बता देते हैं, और फिर 0.4 डेप्शन जो है वो अलग बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस 0.9 को पकड़ लेंगे और बाकी बातें भी डेप्रिसिएशन वगैरह की और अमोर्टाइजेशन के भी कर देंगे, ठीक है। शुरू करें काम, आपने लिखना नहीं सिर्फ सुनना है, ठीक है। ₹12 million relating to development cost is incurred in a period when recording criteria of intelligent net intangible have been met. Therefore, this cost will be capitalized as an intangible asset, ठीक है। उसके बाद and cost of trial run is also a directly attributable cost and criteria is already met, therefore it shall also be added to cost of intangible। ये जैसे भी लिख लो, recorded as an intangible, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट फॉर्म में लिखते जा रहे हो 1 2 3 करके, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 0.4, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट, लैब इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 0.4, और ब्रैकेट में ये वर्किंग करनी है, वो लिखते हुए ये वर्किंग करनी है। तो ये वर्किंग जो है ये ऐसे करनी है बस अंग्रेजी में जब वो कहे तो, ठीक है ना। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 0.4 मिलियन, ब्रैकेट में ये आ गया, फ्रॉम 1 जुलाई 14 टू 31 दिसंबर 14 विल was incurred during the development phase, therefore this depreciation expense shall also be recorded in the cost of intangible। ठीक हो गया, ठीक है। अब इंटेंजिबल की कॉस्ट पूरी मुकम्मल कर ली, तीनों बातें आ गई हम, ठीक है। नेक्स्ट, IS 38 prohibits the capitalization of training of staff, therefore 0.9 million shall be recorded as an expense when incurred in statement of comprehensive। मोटी मोटी तरतीब हमने रखी हुई है बस जुमले की, अब आहिस्ता से प्रैक्टिस हो रही है, वो नंबर इसी से ही आते हैं, वो चीज़ें लिख लेते हैं, ठीक है, डन। उसके बाद 0.4 मिलियन की डेप्शन इक्विपमेंट की और 0.65 आई थिंक था ये अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल की, इसके बारे में भी अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। अब अगली बात आप लिखोगे, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ लैब इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 0.4 मिलियन, अगेन ब्रैकेट में आप वर्किंग शो करोगे, फ्रॉम द पीरियड किधर गया ये 1 जनवरी 15 टू 30 जून 15 shall be recorded as an expense as the intangible has already been completed, ठीक है। एंड आखिरी लाइन, as the intangible has a definite life of 10 years, therefore amortization expense of 0.65 ब्रैकेट में वो वाली वर्किंग शो करके shall be recorded as an expense in the period in which it is as an expense in statement of comprehensive SOCI, ठीक है, for the year 30 जून 2015, ठीक है जी, डन हो गया। ये सारी बातें हमने वो लिखी जो होनी चाहिए थी। कोई मसला इसमें? कोई मसला है? ये सारी बातें समझ में आती है ना? अच्छा, अब असल मसला है, किसी को बताना नहीं। वो कहता है इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू अन्य वाई 12 का 12 कहाँ फेंक दिया उसने? CWIP 13.5 कहाँ फेंक दिया उसने? इसका मतबल क्या हुआ? इसका मतबल ये हुआ कि ये तो ओरिजिनल एंट्रीज हैं। मैं पूरा लिख दूँ, ओरिजिनल, ये क्या है जी? ये ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्रीज। तो फिर रॉन्ग एंट्रीज क्या हैं? बेहतरीन किस्म की रॉन्ग एंट्रीज हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 रॉन्ग एंट्री क्या की है भाईजान ने? बड़ी बेहतरीन, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 12 से। और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 रॉन्ग एंट्री क्या है? ओरिजिनल तो आपके सामने है ना, रॉन्ग एंट्री क्या है? वही CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 13.56 भी है। अच्छा, ये बात समझ आई?
OL commenced research on Jacob July 13 and entered development on Jacob July 14. In this respect, following expenses were incurred and following expenses were incurred and debited to CWIP. अब आगे सारी कहानी तो हमने पढ़ ली. अब उसने क्या कह दिया, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2015. परेशान नहीं होना. दो अप्रोचेज हैं वैसे तो. आप ओरिजिनल रॉन्ग को यूज़ करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास करें. एक आसान तरीका बताऊं, जितनी कहानी अभी आपको लिखवाई वो सारी एज इट इज़ लिखी हुई है, बिल्कुल सही है, ठीक है. अब आखिर में ना आपने एक लाइन ऐड करनी है. ये मैं आपको कहोगे तो लिखने दूंगा, लेकिन फिलहाल सुन लो, ठीक है ना. ये सारा कुछ तो आपने वही लिखा ना जो मैंने भी आपको बोला, ठीक है. अब आखिर में आप क्या लिखोगे, द अकाउंटेंट हैज़ रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑल दीज कॉस्ट्स इन CWIP, देयरफॉर we will credit CWIP by 13.5 and we will debit the relevant accounts as discussed above. रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ेगी ना. तो रेक्टिफाइंग एंट्री का तरीका क्या होता है, या तो आप रेक्टिफाइंग एंट्री दोनों से मिलाकर पास करें, या क्या होता है कि आप ओरिजिनल जो होना है वो परफॉर्म कर दें और रॉन्ग को उल्टा दें. अब इस पूरी एंट्री के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो कैश क्रेडिट होना था, कितना बनता है 13.5. ये कैश क्रेडिट हो गया 13. तो जो गलती में भी जो कैश सही क्रेडिट हो गया उसको तो छोड़ देना. अब मसला किस में रह गया, मसला रह गया कि ये सारे काम होने थे, रेलेवेंट अकाउंट्स को डेबिट करके, ठीक है, ये सही हो जाएगा. रेलेवेंट अकाउंट डेबिट होंगे तो सही हो जाएगा. और गलती क्या पड़ी हुई है, CWIP में ये पड़ा हुआ है, इसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें. ठीक है, सही है. तो ज़्यादा आसानी, इसीलिए मैं कह रहा था CWIP ना भी लिखें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी. 12 लिखा भी हुआ है तो अच्छी बात है, पता लग रहा है CWIP में क्या जाना चाहिए, ठीक है ना. तो ये सारी बातें आपने लिखने के बाद एंड में क्या लाइन लिखनी है, एक बार फिर सुने, फिर दोबारा लिखिएगा. अभी फिलहाल से सुने, ठीक है. हाउएवर, सारी कहानी लिख के ना एंड पे क्या लिखोगे, हाउएवर द अकाउंटेंट हैज़ रिकॉर्डेड ऑल दीज कॉस्ट इन CWIP. नाउ वी विल डेबिट द रेलेवेंट अकाउंट्स, क्योंकि ये उसने नहीं किया, उसने ये किया हुआ है. Now we will debit the relevant accounts and credit the CWIP by 13.5. कहानी खत्म हो गई. डिस्कशन ये उसने कहा हुआ था. वारदात का तरीका समझ आया. अच्छा, अब एक थोड़ा सा मसला और आता है. यहां तक को मसला तो नहीं है, लिखना है लिख लो, लिख लो. ये सारी कहानी लिखने के बाद ही लिख सकते हैं, इसलिए मैं तो कहूँगा घर लिख लो. बात तो आसान सी है. जिन्होंने नहीं लिखा ना वो घर पे पूरी बात ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा. और एंड में जाके एक लाइन क्या लिख देंगे, The accountant has wrongly recorded all these costs in CWIP. Now we will debit the relevant accounts and, या यूं पे सही करना है, यूं कहो, now we will credit CWIP and debit relevant accounts. बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जुमला, ठीक है, ओके. अब ये कितने से करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, सारा कुछ तो ऊपर आप बता के आए हैं. रेलेवेंट अकाउंट्स में जो डेबिट जहां जहां होना है वो तो आपने बता दिया है, ठीक है, सही है. तो नाउ वी विल credit CWIP by 13.5 and debit relevant accounts as discussed above. आसानी हो गई ना. तो बोलो. बाकी एक और मुसीबत ये पड़ सकती है, मतलब आप खुद को डाल सकते हैं, ओरिजिनल रॉन्ग को देख के रेक्टिफाइंग एंट्री करें, फिर उसको एक्सप्लेन करें. ये भी ऑप्शन है, कोई मसला नहीं. तो 15 वाले साल में कोई मसला नहीं है. 14 वाले साल की जरा बात करता चलूं. हालांकि रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन चलो सुन तो लो, फिर भी अच्छा है, ज़रा फ़ायदा हो जाएगा. 14 वाले साल की अंग्रेजी ऐसे लिखोगे, 8 रुपये रिलेट्स टू रिसर्च फेज, देयरफॉर इट शिल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड इन SOCI. ₹4 million relating to lab equipment shall be recorded as a property, plant and equipment in statement of financial position. $0.4 million of depreciation expense of lab equipment shall be charged to SOCI as this depreciation is incurred during the period of research. कोई अपनी अंग्रेजी में बात लिखनी है, यही बात बताई थी. और बोलो, ये आपने क्या बताया 3 पॉइंट्स के अंदर जो होना चाहिए था, ठीक है. However, accountant has wrongly debited all these amounts to, therefore now we will credit CWIP and debit रेलेवेंट अकाउंट्स. एक मसला आ जाएगा,
ये एक्सपेंसेस या इनकम्स तो पीएनएल का आइटम नहीं होते। हम कौन से साल में खड़े हैं? अगर 15 में खड़े हैं तो 14 का पीएनएल हमारे हाथों से, अब आपने IAS 8 पढ़ा हुआ है, ऐसी टेंशन की बात नहीं है, आपने IAS 8 पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपने सिर्फ ये कहना है नाउ वी विल क्रेडिट CWIP एंड वी विल डेबिट द, यूँ कर देना ना, 4 मिलियन इन PP, ये तो बैलेंस शीट आइटम है ना, एंड 8.4 इन ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। 15 की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स को छेड़ देंगे ना, क्योंकि 15 के साल के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हैं, प्रॉफिट तो नहीं पड़ा हुआ। क्या ख्याल है? ये थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ थी, ठीक है। तो खैर चलें, जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आया होगा, 7 में से 6 नंबर तो फिर भी उसके आ ही जाने, तो बड़े होते हैं, ठीक है। जरा पढ़ लें जाके सोल्यूशन में क्या कहते हैं, वो नकल करते हैं। नहीं नो सर तब कर लेना है जब सारा काम कर लें। मैं भी पढ़ूँ ना, मैं भी तो पढ़ूँ। देखो ना, हमने तो जुगाड़ लगाया, उन्होंने प्रॉपर लिखा होगा ना। हमने तो क्या किया, पहले ओरिजिनल वाली बात कर दी, आसान लगी, उसके बाद कहा ओ हो उन्होंने तो गलती कर दी है, उसकी गलती को रिवर्स कराया और कहा कि जो करना था वो कर लेंगे और उसकी गलती को रिवर्स कर देंगे। कैश तो क्रेडिट होना था, सही हो गया, उसको कुछ करना नहीं है, तो गलती क्या गई, CWIP उसे करा दिया क्रेडिट और रेलिवेंट जब वो डेबिट करा दिया, और वो पहले बता के आए हुए थे एज डिस्कस्ड अबव, काम हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, पढ़ो। वो हो, ये तो और तरीके से लिखा हो। चलो जल्दी से पढ़ते हैं, जल्दी से, लेकिन जल्दी से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा, उसने इस तरह से किया है। हमने क्या किया है, हमने साल के हिसाब से एक्सपेंस को किया, उसने रिसर्च डेवलपमेंट को इकट्ठा डिस्कस किया। चलो अच्छी बात है, इसी ये एंगल भी देख लेते हैं, लेकिन हम अपनी उस पर कायम रहेंगे, हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। सिंस न्यू प्रोडक्ट मेट ऑल क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंटेंजिबल शेड रिकॉर्डेड एट 13 मिलियन, जिसमें ये एज डिटेल्ड अंडर। अच्छा, ये भी अच्छा तरीका है, टोटल लिख दिया नीचे उसने एक एक करके, हमने भी वही काम ही किया हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन इनकर ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज, डेप्शन ऑफ दिस ऑन लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट फॉर 6 मंथ। ऐसी बातें ही हम भी लिख रहे थे, ये पीरियड भी लिख रहे थे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ठीक है, इसको क्या कर दो, वो कहता है इसको क्या कर दो, एक्सपेंस। असल में ना ये किसकी बात चला रहा है, ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, क्योंकि रिक्वायर्ड ही यही था। तो R&D उसने क्यों लिखा, क्योंकि सवाल के अंदर लफ्ज R&D लिखा हुआ था, लेकिन उसने उठाया कौन सी फिगर को है, उसने 13 को उठाया है। उससे पिछले वाला कौन सा था, पिछली फिगर कौन सी थी, 8 को तो नहीं ना उठाया, ठीक है ना। बात में जाइए, अब वो 15 को डिस्कस कर रहा है और एंड पे जाके 14 वाली वो रिटेन अर्निंग वाली गड़बड़ करेगा, जिसको मैंने पहले से तैयार करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, amortization of intangible, since product has shelf life of 10 साल, amortization expense amounted to 0.65 shall be recorded in P&L for the period of this and this, ठीक है जी। लैब इक्विपमेंट कॉस्ट रिकॉर्डेड एज tangible, लेबॉर्ट्री कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज एज tangible एज इट हैज। सारी बातें हमने इसी तरह से लिखी हैं, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, ऐसे ही है ना। आगे रिसर्च एंड अदर कॉस्ट्स के बारे में कहता है, IAS 38 does not allow capitalization cost pertaining to research work, therefore cost should be charged to P&L account. However, research cost of 8 million and depreciation of this pertain to last year, therefore comparative figures for the year should be restated and retained earnings be adjusted for। हमने भी यही बात ही लिख दी कि उस एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय उन फिगर्स को कहाँ, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर दो, वही बात लिखी हुई है, ठीक है ना। तो एज इट इज लफ्ज ब लफ्ज मैच कभी भी नहीं करना, इन्हीं का अगला सोल्यूशन जो ऐसे चेंज होगा। हमने वही बातें बिल्कुल सही लिखी हैं, लेकिन अपने अल्फाज में लिखी हैं, वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट को भी हमने क्या करना है, P&L को चार्ज कर देना है, लेकिन ये फॉर द ईयर 30 जून 15, इसलिए ओपनिंग रिटेन, ये बीच में देखो ना, घुसा दिया इसको, हमने इसको अलग करके रखा, पहले सारा 15 कर लिया, फिर 14 में सारी बात कर ली और एंड पे जाके कहा कि ये एक्सपेंस डेबिट नहीं हो सकते, P&L तो है नहीं, तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दो, ओके। और डेप्शन ऑफ 0.4 मिलियन भी जो है वो कहाँ ले जाओगे, P&L में, क्योंकि ये 2000, ये एंड वाली है, ये एंड वाला, ये यकम जनवरी टू 30 जून 2015, ये वो जो आखिरी वाला जो मैंने बताया था ना कि जब कंप्लीट हो गया इंटेंजिबल, तो वो 6 महीने की। तो ये बीच में ना, बीच में ये समझ ही ना आए बच्चे को पढ़ते हुए कि चलते चलते 15, चलते चलते 15, चलते जो है बीच में ये क्या चीज़ घुस आई। तो इसलिए मैंने सारा 15 अलग किया, फिर सारे 14 की डिस्कशन करके, और फिर एंड पे कहा अब एक मिनट एक्सपेंस जो है ये डेबिट नहीं हो सकता, रेलेवेंट अकाउंट डेबिट ना बोलो, बल्कि ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का डेबिट बोलो, ठीक है, सही है, ओके डन। चले, तो मोर और लेस सेम ही था, ठीक है। चलो आ जाओ, मोर और लेस नहीं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा 80-90% बातें तो सारी ही सेम थी, हमने भी कुछ नहीं छोड़ा, बस थोड़ा अपने अल्फाज में था, कंफर्टेबल रहे इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, और के जनाब, जी बेटा जी बोले हैं।
उसने 8 जमा 4 जमा 0.4 नहीं 0.4 तो पता नहीं उसने किया नहीं, 8 जमा 4 कितना था टोटल? मैं जाता हूँ, मैं सवाल में जाके देखता हूँ। ये रहा, ये उसने ये पूरा 12 डेबिट किया CWIP में। ऊपर देखो ना, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड अन्य वर डेबिटेड टू, कहीं लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, डेप्शन कहीं नजर आ रही है? तो ये 12 ही उसने डेबिट किया है। उसने डेप्शन कोई नहीं किया, उसने बस उन्होंने कहा इक्विपमेंट किस लिए आया, रिसर्च में चला, चलो जी इंटेंजिबल, वो भी मतलब CWIP में डाल दिया। और अल्लाह के बंदे, मतलब ये PPE है, 5 साल चल रहे हैं, इसको अलग रखो, इसकी डेप्शन यहाँ पे लेके आनी है। और तुमने क्या रिसर्च को भी एसेट में डाल दी? CWIP तो है कि इंटेंजिबल बन रहा है, कहाँ बन रहा है यार? रिसर्च वाला तो एक्सपेंस आउट होना है। तो ये लिखा हुआ था ऊपर, ठीक है ना, इसलिए मैंने एंड पे इसको रखा छुपा के। जी क्या ख्याल है, समझ आती है कुछ? यार एक वो उधार रहता था, कल बच्चे पूछ रहे थे, याद आया वो, हाँ लीगल लाइफ में अगर आपने जो ऐड किया है, रिन्यूअल पीरियड को ऐड किया है, तो क्या करना है वो रुपयों का? मैंने कहा था कि जब वक्त आएगा तब देखेंगे, 7 और 7A करना था, याद है? तो आपको याद है बस ये कि करना था, लेकिन ये याद नहीं कराया कि करवा दें। जी जी, आइंग आइंग, आई एम आइंग। भाई आप ना किताबें ओपन करें, पता है आप लोग फिर सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग किताबें ओपन ना करें प्लीज़, आपके सामने किताब मैं ओपन करूंगा। सच कितने साल्स हैं? 2 और फिर रिन्यूअल 3, यार 5 साल। एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर नहीं पूरे हुए, 5 साल, अगले सवाल में भी ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। तो अगले साल की एफर्ट्स अभी कर लेते हैं, ऐसे ही ले आओ इसको। ठीक है जी, सुभान अल्लाह। चलें जी, काम शुरू करते हैं। वी obtained a license for 2 years on 1st January 12, ये 2012, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, ऐसे ही है। चलो अब पूरा क्या लिखना, 13, 14, 15 एंड 16। अच्छा जी, अब वो 12 के अंदर कह रहा है पहले दिन ही हमने एक लाइसेंस 2 साल के लिए ख़रीदा है 100 मिलियन देकर। क्या ख्याल है आमिर भाई, जाग रहे हैं ना? थोड़ी सी नींद आई है ना? बता दो मान तो। आपको पता है एजाज ने क्या किया है? पिछली क्लास में स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा था। मैंने कहा मैंने मोबाइल बंद किया, तुम स्मार्ट वॉच पे मैसेज पढ़ रहे हो हैं। पकड़ लिया मैंने। फिर कोई बच्चा भी कर रहा है यूज़। उस्मान बड़े देर से चुप बैठा था, मैं कहा चलो मैं और नहीं तो यही बोल देता हूँ जैसे। अच्छा जी, वापस आएँ। इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय पेइंग 60 मिलियन। मुझे बताओ पहली बात, क्या 60 100 के बदले में ना होने के बराबर है? ऐसी बातें कर रहे हैं यार, ना आने का कहाँ ना होने के बराबर है? अच्छी खासी अमाउंट है, 100 के बदले में, 100 के मुकाबले में 60। इसका मतलब रिन्यूअल को आपने कंसिडर नहीं करना। रिन्यूअल को कंसिडर नहीं करना तो दूसरा मतलब इस बात का क्या है, आपने लीगल लाइफ 2 + 0 यानी 2 लेनी है। सवाल में कहीं पे बोला तो 2 था ना? अच्छा,
असल में बात आगे, दिमाग आगे लेगा ना। सवाल में कहीं पे उसने यूजफुल लाइफ का जिक्र नहीं किया, तो बस ये दो साल ही हमारी क्या है, ये नहीं पता हमें, ठीक है। तो बस इसको मिटा ही दो, बस रहने दो। एक ही लाइफ है, वो कौन सी है हमारे पास, लीगल लाइफ, तो उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। चलें। वो दो फिर नस गया। अब लाइसेंस खरीदा है 1 जनवरी 2012 पे, तो 1 जनवरी 2012 पे एंट्री पास कराओ। इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 100 से, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर पे इसको अमोर्टाइज करना है, तो 31 दिसंबर 2012 पे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, ठीक है जी। अब असल में कहानी बस ये है कि हमने अमोर्टाइजेशन के लिए कौन सी लाइफ यूज़ करनी है। तो भाई जब हमने एक्सटेंशन ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं किया तो 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितनी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन आ गई, 50 और 50। अगले साल एसेट खरीदना तो नहीं है, अगले साल सिर्फ इसको अमोर्टाइज करना है, तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, कितने से, 50 से। अब बताओ 100 की कॉस्ट थी, राइट ऑफ होके ख़त्म हो गई, एसेट ज़ीरो हो गया। अब जाके देखते हैं सवाल क्या रहा है। 2 साल ख़त्म हुए तो तीसरे साल में क्या किया उन्होंने, कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज टिल 31 दिसंबर 16 अज्यूमिंग इट वाज रिन्यूड। तो ये तो कह रहा था, मैंने जान के नहीं पढ़ाया ये, तो कल तो मैंने ये पहले ही बता दिया था, बल्कि मैंने आपको ये कहा था कि वो ये स्टार्ट में खड़े हो कह रहा है कि जी हमारी इंटेंशन, वो इंटेंशन बता रहा है कि हम रिन्यू लाजमी करेंगे, चाहे 100 आगे 600 देना पड़े, हमें डबल ट्रिपल 6 गुना देना पड़े, तब भी हम रिन्यू करेंगे, कसम उठवा लो हमसे, लिखवा लो हमसे। सेनेट कहता है अपने पास ही रखो, अपना लिखा हो। अगर रिन्यूअल मिनिमल है तो आज लीगल लाइफ में इस 3 को ऐड करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तो वही हुआ। अच्छा, अब हुआ क्या, एक्चुअल में उन्होंने रिन्यू कर भी लिया। तो ये वो बात है ना कि जी हम चार्ट में खड़े होकर कह रहे थे जी उनकी इंटेंशन है कि वो रिन्यू करेंगे, तो क्या करें, कुछ ना करें। अब 2 साल गुजर गए, अब तीसरा साल आया, पहला दिन आया 1 जनवरी 2013 पर इन्होंने 60 मिलियन 60 मिलियन पे करके इन्होंने इंटेंजिबल मजीद 3 साल के लिए ले लिया। अच्छी बात है, आज ये पैसे इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल डेबिट, और अब बकाया कितने साल तक ये यूज होगा, तो 31 दिसंबर 2014 पर खड़े होकर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन जब क्रेडिट करनी है तो आपने 60 को डिवाइड कर देना है 3 से 20, फिर अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20, फिर अमोर्टाइजेशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20। अब समझ आई है बात, कल ये नहीं बताया था आपको, थोड़ा उधार किया था, ये आज उधार चुकता हो गया, ठीक है जी, और सही है, क्लियर है। तो स्टार्ट में खड़े होकर अगर वो ये जुमला यूं ना लिखता कि अज्यूम करो कि वो रिन्यू कराया, बल्कि स्टार्ट में खड़े होकर वो ये कहता, असल में सर उसने पूरे 5 साल की एंट्रीज मांग ली ना, तो फिर यही बताना पड़ा कि उन्होंने रिन्यू कर लिया है। लेकिन ये स्टार्ट में खड़े होकर ये लफ्ज़ भी लिखा हो ना, अभी तो आप ये कह सकते हैं ना जी हमें तो 2 साल बाद ही पता लगा कि रिन्यू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, इसी सवाल में ये जुमला लिखा हो 1 जनवरी 12 पर दे obtained a license of 2 years, it can be renewed for further 3 years by paying 60 million, मैनेजमेंट की इंटेंशन है कि ये हम लाजमी रिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर भी आपने इस रिन्यूअल ऑप्शन को कंसिडर नहीं करना था, ठीक है ना, मैं समझ आई बात की। अच्छा चलें पार्ट 2 अभी शुरू करते हैं, बस 1 मिनट में हैं। नहीं वो 6 मिलियन दूसरे सवाल में, चंदा चन्नमाई देखो ना मेरी तरफ, जाफर हुसैन जी, एक ड्रामा था ना, पता नहीं क्या अंधेरा उजाला क्या नाम। अच्छा जी 7A,
We obtain a license or 2 years on Yakam January 12 by paying 100 million. It can be renewed for further 3 years by paying 6 million or by paying. अब चाहे वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं करना रिन्यू, तब भी आप कहेंगे नन। स्टैंडर्ड कहता है अगर रिन्यूअल ऑप्शन मिनिमल है तो स्टार्ट में ही खड़े होकर रिन्यूअल को ऐड करो ओरिजिनल लीगल लाइफ में, ठीक है। तो फिर 2012 में यकम जनवरी 12 पे एंट्री क्या होगी, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट 100 है, सॉरी तो 60 नहीं, 60 तो रिन्यूअल था पिछले में, अच्छा जी 100। उसके बाद हाँ बोली जाओ गल्ला करी जाओ तुसी बस, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2012 आया, आपने एंट्री पास करनी थी अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। 100 को डिवाइड करने की बारी आई तो 2 से करें ना, 2 तो ओरिजिनल लाइफ थी और 3 जो रिन्यूअल है वो ऐड करके बन जाएगा 5, तो 100/5 जी 20 और 20। अब अगली मुसीबत आने वाली है, लेकिन चलो फिलहाल आने तो दें उसको। 31 दिसंबर 13 अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20। 2014 आ गया वो दिन जिसका इंतजार था, और वो कह रहा है अज्यूम करो रिन्यू करा लिया इन्होंने, यकम जनवरी 14। अब कैश तो गया कितना, अब यहाँ पे I-38 कहता है चलो यार छोड़ो इसको, बस एक्सपेंस आउट कर दो, सिंपल। हाँ क्या करें, स्टैंडर्ड है ना, अब क्या करें। वो ये कहता है कि बस ठीक है ना, आपने वो ज़्यादा वाली कॉस्ट को पकड़ के 5 साल पे मोटाइज करने का सोचा हुआ था ना, अब ये एक मिनिमल ना होने के बराबर की कॉस्ट जब आज इनकर हुई है तो इसको बस P&L में एक्सपेंस आउट कर दो, क्या आप इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड करते फिरोगे, छोड़ो बस, ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है, अब क्या कहूँ, स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट है, ये मैंने आपके सामने लिखा। एक्सपेंस डेबिट करो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, एसिड तो वैसे भी चला आ रहा है और एसिड चलता जा रहा है। एसिड 31 दिसंबर 14 पर अमोर्टाइज भी हो रहा है, अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20 और अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट 20। अमोर्टाइजेशन डेबिट ये असल में कहानी है कि वो पहले दिन ही कहता है ये अंदाज़ा लगाओ, ताकि उस अंदाजे के हिसाब से ये यूजफुल लाइफ के ऊपर पूरी के ऊपर अमोर्टाइज होता जाए, ठीक है। और अगर आप बाद में रिन्यू करते हो और रिन्यूअल ऑप्शन बिल्कुल मिनिमम है तो आपने उस रिन्यूअल की कॉस्ट को जस्ट P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है जी। ओके, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे।